तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ देयर इज़ ए पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमने इसमें दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, ओके, और एज्यूम किया द पोटेंशियल ऑफ ए इज़ मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी। ए हाई पोटेंशियल पे और बी इज एट लो पोटेंशियल। तो प्रूव क्या करना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो हमने क्या अज्यूम किया, द पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ बी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो फोर्स लगती है, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उसमें जो फोर्स लगती है इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू फील्ड। फील्ड राइट पे है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी? राइट पे, और नेगेटिव पे कहाँ लगेगी? फोर्स लेफ्ट पे लगेगी। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? इट विल गो टुवर्ड राइट फ्रॉम ए टू बी, और नेगेटिव कहाँ जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम बी टू ए। प्लीज नोट डाउन। इसमें वी हैव द कंसेप्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, इन मेटल्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स में बेसिकली क्या होता है कि मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो मेटालिक बॉन्डिंग में जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जब वो सॉलिड बनाते हैं, एक नीचे कोर बन जाता है, उस कोर में सिर्फ आपके सोडियम आयंस होते हैं, उसको लैटिस आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस आयंस। और उन लैटिस आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन गैस होती है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ईजिली एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेटल्स में क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मैंने एग्जांपल किसका लिया? सोडियम मेटल का। तो सोडियम एटम के जो एटम है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, क्या बन जाती है? इलेक्ट्रॉन गैस। और एक क्या होते हैं? लैटिस आयंस। तो नीचे लैटिस आयंस है और ऊपर इलेक्ट्रॉन गैस है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स वी हैव चार्ज कैरियर्स एज इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर मतलब जो एक एटम से दूसरे एटम तक माइग्रेट कर सके। इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली माइग्रेट फ्रॉम वन एटम टू द नेक्स्ट एटम, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इन मेटल्स द चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। फिर नंबर 2 आता है इलेक्ट्रोलाइट या आगे सॉल्यूशन। हम जब इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन की बात करते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, द नेगेटिव आयंस। एग्जांपल ले लो, मैंने एक गिलास पानी का लिया, उसमें कॉमन साल्ट डाल दिया NaCl। जब कॉमन साल्ट मैं उसमें डालूंगा इट ब्रेक्स इनटू सोडियम आयंस एंड Cl आयंस। सोडियम आयन एंड यू कहते क्लोराइड आयंस, एक पॉजिटिव आयन और यू नेगेटिव आयंस। क्लियर? तो जब भी कोई सोल्यूशन होगी उसमें चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? दे आर द पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस। ओके, तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रोलाइट या इन सोल्यूशन दे आर द पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस। एक थर्ड क्लास होती है सेमीकंडक्टर की। ये 14 ग्रुप के एलिमेंट जिसका एग्जांपल है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सब में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैंने एग्जांपल सिलिकॉन का ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2
अरे 3p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब होता क्या है कि अगर मैं सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये सारे फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब इसके बाद 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? 3d। और कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 4s, 4p। जो इसके ऊपर वाले जितने ऑर्बिटल हैं वो सारे एम्प्टी हैं, वो खाली हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सारे कौन से ऑर्बिटल हैं बेटे? फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसके ऊपर वाले कौन से ऑर्बिटल्स हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। जब ये एक्चुअली सिलिकॉन कंबाइन करके सॉलिड बनाता है, जब सिलिकॉन कंबाइन करके एक्चुअली सॉलिड बनाता है, तो ये जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे अटेन स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। फील्ड ऑर्बिटल्स दे अटेन स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। वो क्या बनाते हैं? वैलेंस बैंड। ये फील्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? वैलेंस बैंड। ओके। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, दे अटेन स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। वो क्या बनाते हैं बेटे? दे फॉर्म कंडक्शन बैंड। मतलब जब एक सिलिकॉन एटम था तो उसके पास सिर्फ एक 3s शेल था, एक 3p शेल था। जब बहुत सारे सिलिकॉन एटम ने मिलके सॉलिड बनाया तो बहुत सारे 3s शेल हो गए और बहुत सारे 3p शेल हो गए। जैसे n एटम है तो कितने 3s शेल हो जाएंगे? इट विल बी n 3s शेल्स, n 3s ऑर्बिटल्स, n 3p ऑर्बिटल्स। आपको समझ आ रहा है? जब एक एटम था तो सिर्फ एक 3s ऑर्बिटल था। जब दो एटम थे तो देयर वर 2 3s ऑर्बिटल। जब n एटम होंगे कितने 3s ऑर्बिटल हैं? n 3s ऑर्बिटल। तो वो सारे 3s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जितने भी फील्ड हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, ये सारे मिलके क्या बना लेते हैं? वैलेंस बैंड। और इसके बाद के जितने एम्प्टी ऑर्बिटल हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कंडक्शन बैंड। और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, दे आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप। वो एनर्जी गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी गैप का मीनिंग क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो वैलेंस बैंड से जंप करके ऊपर कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चले जाएगा? ऊपर। एक्साइट होके ऊपर कब जाएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन पोजेस एनर्जी मोर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या कहा? जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो नीचे खाली जगह हो जाएगी, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। जो नीचे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी उसको हम क्या कहते हैं? होल। उसको क्या कहते हैं? होल। तो मैंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? यहाँ होल क्रिएट हो रहा है। एक यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है? एम्प्टी स्पेस। अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ई फील्ड कहाँ अप्लाई कर दिया? टुवर्ड राइट। ये फील्ड राइट पे अप्लाई किया तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगी? लेफ्ट पे लगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जाएंगे। अब ये नीचे जो आपका वैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस बैंड में भी है। अब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में वो केमिकल बॉन्ड बना रहा है पर उसको खाली जगह दिखाई दी। जब उस पर फोर्स लगी तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कि जो केमिकल बॉन्ड बना रहा था उस केमिकल बॉन्ड से कहाँ चला गया? इस खाली जगह में आ गया। और होल कहाँ शिफ्ट कर गया? राइट पे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या आ गई? एम्प्टी स्पेस। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे गया एम्प्टी स्पेस कहाँ चली गई? पीछे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये स्पेस फिल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? एम्प्टी। यानी जब इलेक्ट्रॉन नीचे लेफ्ट पे जाएगा एम्प्टी स्पेस कहाँ जाएगी? राइट पे जाएगी। यानी इसका ये मतलब हुआ कि वैलेंस बैंड में जो मोशन हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेस, बिकॉज ऑफ होल। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी दो तरह के करंट फ्लो कर रहे हैं, एक है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एक है ड्यू टू होल्स।
अब ड्यू टू होल को मैं अगली समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ऐसे बेंच पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप मान लो कि एक हम यहाँ पर एक तरह से बेंचेस का एक तरह का एली सेटअप बना देते हैं। ये एक रो है बेंचेस की, ठीक है। ये बेंच की अगली रो है, ये इस बेंच की ऐसे करके रोज बना रहा हूँ मैं, ओके। ये बेंचेस की रोज बन रही हैं, ठीक है बेटे। जब मैं बेंचेस की रोज बनाता हूँ, बड़े अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है। अब इन रोज के ऊपर आप मान लो बच्चे बैठे हुए हैं, एज ए स्टूडेंट बैठा हुआ ए, ठीक है। अब ये आपके एक तरह से सारे बेंच भरे हुए हैं। अब ये बच्चा आगे जा नहीं सकता क्योंकि आगे सीट खाली नहीं है। अगर ये सारी सीटें भर जाएं तो इनमें मोशन नहीं हो सकती। अब मैंने एक सीट को खाली कर दिया, ये 2 सीटें मैंने खाली कर दी। अब ये बच्चा यहां से माइग्रेट करके आगे जा सकता है। जब ये बच्चा यहां पर आ जाएगा तो ये स्पीड ऑक्यूपाई हो जाएगी और ये वाली सीट आपकी खाली हो जाएगी। अगर ये बच्चा आगे जाता है, ये ऑक्यूपाई हो जाएगी और ये वाली सीट आपकी खाली हो जाएगी। तो जब बच्चे आगे जाएंगे तो सीट कहाँ, एम्प्टी स्पेस कहाँ जाती जाएगी, पीछे जाती जाएगी। इसमें 2 चीज़ें बड़े समझने वाली हैं। ये लाइन पूरी भरी हुई है, यहाँ पर बच्चे आगे नहीं जा सकते, पर ये लाइन खाली थी आगे से, यानी यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है। यानी जो आपका वैलेंस बैंड है उसमें मूवमेंट कब हो सकती है, जब वहाँ पर होल होगा। अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वहाँ मूवमेंट नहीं हो सकती। तो वैलेंस बैंड में जो मोशन हो रही है बिकॉज ऑफ होल्स, और कंडक्शन बैंड में जो मोशन हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेमी कंडक्टर में करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल्स। हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान के चलते हैं, और होल पे कौन सा चार्ज होता है, +C। होल पे कौन सा चार्ज मान के चलते हैं, पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट है किसी को? एवरीबॉडी क्लियर? सो बेसिक लॉजिक है, होल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू फील्ड। सो होल पे कौन सा चार्ज आ गया, उस +C, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आ गया, -C। वी नाउ तो नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर where cross section is at right angles, where cross section is at right angles to the flow of charge। इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, एक टर्म आ रही है नेट, और एक आ रही है, यानी आपका नेट आ रही है टर्म, एक रेट आ रही, सॉरी 3 टर्म्स, एक नेट है, एक रेट है, और एक आपका राइट एंगल है। These are 3 keywords in defining electric current। अब इसमें जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट, इसका मतलब क्या होता है। एक मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, 100 इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जा रहे हैं, व्हाट इज द नेट, 0। एक मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, 120 इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं, 80 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो व्हाट इज द नेट, 40। नहीं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और तो कुछ है ही नहीं। मैंने सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ये आपके 100 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके 100 इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। ये 120 इलेक्ट्रॉन है, ये 80 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने चार्ज नहीं फाइंड किया, ओनली नंबर, तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 40। तो ये मीनिंग, नेट का मीनिंग क्लियर हो गया। यानी करंट कब फ्लो करेगा, इस केस में करंट फ्लो करेगा क्योंकि इसमें आपका नेट 40 आ रहा है। इस केस में करंट क्या होगा, 0, क्योंकि नेट क्या आ रहा है, 0। ये मीनिंग अब क्लियर हो गया नेट का। अब आता है
एक्चुअली राइट एंगल का क्या मीनिंग है? अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, अगर चार्ज क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर वो राइट एंगल पे जा रहा है तो करंट फ्लो होगा। जैसे ये डोर है, अगर मेरे को डोर से बाहर जाना है, किसी डोर के बाहर जाना है, डोर को क्रॉस करना है, तो मेरे को कैसे मूव करना है? एट राइट एंगल टू डोर। ये डोर के राइट एंगल पे जाऊंगा तो क्रॉस कर जाऊंगा, डोर के पैरेलल जाऊंगा तो मैं डोर से बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो अगर किसी चार्ज को, अगर किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना है तो उसको, अगर वो क्रॉस सेक्शन के राइट एंगल पे मूव करेगा तो उसको क्रॉस करेगा, अगर पैरेलल मूव करेगा तो क्रॉस नहीं करेगा। तो एक मीनिंग आपको नेट का क्लियर हो गया, एक आपको राइट एंगल का क्लियर हो गया। रेट का मतलब होता है द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाय डी टी। कि जैसे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया? 40 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 40 ई। उसको किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। सो जो करंट की डेफिनेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक नेट, एक रेट और एक राइट एंगल। ये तीनों की वर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशन के। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि करंट के भी मैथमेटिकली करंट क्या? आई इज डी क्यू बाय डी टी। कहता व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। कहता व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। कहते हम करंट की डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं। कहते व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? कहते कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने इसमें एक टर्म लिखी है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मीनिंग क्या है? जैसे मेटल्स हैं, मेटल में चार्ज कैरियर तो होते ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब ये है, चाहे नेगेटिव फ्लो करे चाहे पॉजिटिव फ्लो करे, हमने जब करंट की डायरेक्शन को लिखना है विद रेफरेंस टू, हमने पॉजिटिव चार्ज लिखना है। अब इसको कैसे रिजॉल्व, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। हम फिर मैं ये कहता हूं कि जैसे मेरे पास कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं, मानो एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? उसमें राइट पे जा रहे हैं, तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज राइट पे फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन राइट पे नहीं है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है? वो लेफ्ट पे है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं। कि जैसे मेटल्स में तो फ्लो ही इलेक्ट्रॉन करते हैं, मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो करंट होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मेटल में अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट राइट पे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। मेटल में अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट राइट पे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। सो व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। हमने एक रूल बना दिया, इसको नोट में लिख रहा हूं मैं, कि नेगेटिव चार्ज ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड flowing in a particular direction is equivalent to the positive charge of equal magnitude flowing in the opposite direction and vice versa। मतलब मैं नेगेटिव चार्ज को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? आई कैन रिप्लेस नेगेटिव चार्ज बाय द पॉजिटिव चार्ज, और उसमें डायरेक्शन क्या करेंगे हम? रिवर्स कर देंगे। और पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नेगेटिव से। तो डायरेक्शन वी हैव टू रिवर्स। यानी हम नोट में क्या कह रहे हैं? अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज राइट पे जा रहा है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? उसको पॉजिटिव चार्ज से ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन वी हैव टू रिवर्स। सो नेगेटिव चार्ज दैट माइनस क्यू फ्लोइंग टुवर्ड राइट इज इक्विवेलेंट टू द प्लस क्यू फ्लोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। कि मेरे को माइनस क्यू को अगर रिप्लेस करना है विद द पॉजिटिव चार्ज तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन
उसकी रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ये जो द करंट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, पर ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन इज वाई। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कब होती है? जब उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड हो, एक डायरेक्शन हो, एंड इट शुड आल्सो ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एक वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, it must have direction and should also obey laws of vector addition. If these 3 conditions are satisfied, only then a quantity is said to be a vector quantity. अब मैंने कहा जैसे करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट 3 एम्पियर है, ये करंट 4 एम्पियर है, both the current are flowing in the same direction. इनका रिजल्टेंट करंट कितना आ रहा है? 7 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर एंड 7 एम्पियर आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई वायर बीच में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 7 एम्पियर। दोनों सेम डायरेक्शन में तो भी रिजल्टेंट 7 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो भी रिजल्टेंट 7 है। ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर देयर एट राइट एंगल्स, इवन देन रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 7 एम्पियर। सेम डायरेक्शन में भी ऐड हो रहा है, ऑपोजिट में भी ऐड हो रहा है, राइट एंगल में भी ऐड हो रहा है। अगर वेक्टर एडिशन होता तो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाता, ऑपोजिट में सबट्रैक्ट हो जाता, और राइट एंगल में हम क्या यूज करते? पाइथागोरस थ्योरम। सो करंट डू नॉट ओबे वेक्टर एडिशन, सो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। एक हम क्वेश्चन करते हैं, एक हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, उसमें 15 इंटू 10⁻⁹ हाइड्रोजन आयंस आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड राइट, और 3 इंटू 10⁻⁹ Cl ions are drifting towards left. In how much time? In 20 seconds. We have to calculate current. तो कितना पॉजिटिव चार्ज राइट पे जा रहा है? 15 इंटू 10⁻⁹ नहीं, तो कितना नेगेटिव लेफ्ट पे जा रहा है? -3 10⁻⁹ नहीं। अब मेरे को अब करंट निकालना है। आई हैव 2 चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस नेगेटिव को वी विल कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे जा रहा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर दूंगा। तो नेगेटिव लेफ्ट पे जा रहा है इज इक्वल टू पॉजिटिव फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट। सो ये दोनों पॉजिटिव राइट पे हो गए, दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। आई विल ऐड बोथ द चार्जेस। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि ये पॉजिटिव राइट पे जा रहा है, ये पॉजिटिव राइट पे जा रहा है। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने। तो 15 + 3 क्या आ गया? 18 10⁻⁹ है। 18 10⁻⁹ ई की कितनी वैल्यू है? 1.6 10⁻⁻⁻90। अब 10⁻⁻ जो -19 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 18 × 1.6 आएगा 28.8 कूलम। व्हाट इज करंट आई? द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम 28.8 कूलम। तो टाइम कितना है बेटे? इसमें 20 सेकेंड। तो आंसर इज 1.44 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक चार्ज क्यू है, इट इज फॉलोइंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक चार्ज क्यू है, सर्कल में जा रहा है, जिसका रेडियस कितना है? आर है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी? ओमेगा। कहते हैं कैलकुलेट करंट। तो करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। तो टी इसका टाइम पीरियड है। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ω/2π। आंसर आ गया, सिंपल। यानी अगर मेरे को टाइम पीरियड गिवन होता तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड।
अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो करंट क्या होता, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो करंट क्या होता, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। इसी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया। ये जो चार्ज क्यू था एक डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज क्यू कहाँ पर है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिस्क। कितना रेडियस है डिस्क का, आर, ओके। और वो डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा। कहते हैं करंट निकालो, क्या निकालना है आपने, करंट, ठीक है। इसको करने के लिए मैंने ये जो डिस्क है उसका एलिमेंट्री सेगमेंट ले लिया। एक डिस्क का एलिमेंट्री सेगमेंट क्या होता है, रिंग होता है। क्या होता है, रिंग। रिंग का कितना रेडियस है, x, और थिकनेस कितनी है उसकी, dx। अगर मैं रिंग को ओपन करूंगा ना तो वो रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर रिंग को ओपन किया जाए, रिंग विल टेक शेप ऑफ ए रेक्टेंगल लाइक दिस। अगर रिंग को ओपन कर दिया जाए तो रिंग विल टेक द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ये जो रेक्टेंगल बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी 2 पाई x। यहां लिखा भी हुआ देखो जरा। और थिकनेस कितनी होगी, dx। तो मैंने ये कहा कि जो रिंग है इट विल टेक द शेप ऑफ, यू कैन द रेक्टेंगल। और उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 2 पाई x इंटू डी एक्स। बट इज चार्ज ऑन द रिंग, तो चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा 2 पाई x इंटू डी एक्स। अब मेरे को इस डिस्क का करंट निकालना है, पहले मैं रिंग का करंट निकालूंगा। तो करंट क्या होगा, डी क्यू बाय टी। डी क्यू टी कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा। डी क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स, ओमेगा बाय 2 पाई। 2 बाई 2 पाई कट गया, सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स। अगर टोटल करंट निकालना है तो क्या आएगा, सिग्मा ओमेगा 0 टू आर। ये आ गया ना। ये करंट किसका आया है, इस एलिमेंट्री सेगमेंट का। पूरी डिस्क का रिंग निकालना है, पूरी डिस्क का करंट निकालना है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू आर। x की पावर 1 इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू आर। आंसर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ये सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज अपॉन वो टोटल एरिया इंटू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। क्या आंसर आ गया, आर स्क्वायर कट गया, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। ये दोनों आंसर सेम है देखो, ये भी क्यू ओमेगा बाय 2 पाई और ये भी क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। कहते हैं इन मेटल द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास क्या लॉजिक है, इन मेटल्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। और सेमी कंडक्टर में द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इन इलेक्ट्रोलाइट और अरे सॉल्यूशन द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। अब इनसाइड मेटल होता क्या है, इनसाइड मेटल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो सर्कल में बनाया मैंने, ये हमारे लैटिस आयंस हैं। और ये जो मैंने शो किया है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस एटम तक जाता है, इसको कोलाइड करता है, इसका पाथ चेंज हो जाता है, फिर कोलाइड करता है, पाथ इसका फिर से चेंज हो जाता है, फिर हिट करता है, फिर पाथ चेंज हो जाता है। तो उसका पाथ कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, उसका चेंज होता जा रहा है। यानी इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इनसाइड मेटल इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली अंडरगो कोलिजन विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन अंडरगो कोलिजन विद द लैटिस आयंस। As a result of collision, the path of electrons keep on changing and their motion is random zigzag.
कि इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर मूव करते हैं दे फॉलो रैंडम जिगजैग पाथ। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि इनसाइड मेटल इलेक्ट्रॉन्स फॉलो रैंडम जिगजैग पाथ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल आर ऑलवेज इन मोशन, एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, तो करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग। बट हम कहते हैं करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। भाई मेटल है, एक मैंने मेटल कंडक्टर ले लिया, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो या ना करो, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही रहते हैं, तो इसका मतलब है करंट तो फ्लो करता ही रहता है। दिस इज राइट और रॉन्ग, इसके ऊपर कमेंट करना है हमें। क्वेश्चन इज क्लियर? उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मेटल में मूव करता है, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? जीरो। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी फोर्स लग रही है? जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे जीरो फोर्स है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके राइट पे जाने की प्रोबेबिलिटी और लेफ्ट पे आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन टुवर्ड राइट एंड टुवर्ड्स यू कैन द लेफ्ट। इक्वल प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन राइट पे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जाएंगे। सो व्हाट इज द नेट फ्लो ऑफ चार्ज? जीरो। तो करंट क्या होगा? जीरो। तो करंट इलेक्ट्रॉन की मोशन से नहीं आ रहा, इट इज ड्यू टू दी एक्चुअली नेट फ्लो ऑफ चार्ज। नोट डाउन। कहते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होगा? फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगेगी? ऑपोजिट टू द फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड लगेगी तो क्या होगा? देयर इज जो फोर्स की डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फोर्स के ऑपोजिट उसमें कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर फोर्स जीरो है तो राइट पे जाने की प्रोबेबिलिटी और लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। जब फोर्स लग रही है तो फोर्स की डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑपोजिट कम होंगे। मतलब कि जब फील्ड जीरो था, 100 इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जा रहे हैं। जब फील्ड लग रहा है तो लेफ्ट पे कितने जा रहे हैं? 120, और राइट पे कितने जा रहे हैं? 80। सो देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सेटअप। तो लिखा व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। व्हाट इज फील्ड? V by L। इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स in opposite direction to applied electric field. So probability of motion of electron opposite to electric field increases. So there is a net flow of charge through cross section of the conductor. Electric current is set up in the conductor. Means जब हम potential difference apply करेंगे तो current setup होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट जीरो। नोट डाउन। देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इट इज थर्मल स्पीड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो होता क्या है कि उसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं स्पीड क्या होती है। एक भी पार्टिकल है 4 मीटर राइट पे जाता है, 3 मीटर ऊपर जाता है, तो उसका डिस्टेंस कवर कितना है बेटे? इट इज इक्वल टू 7 मीटर। इसको टाइम 5 सेकेंड लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 7/5 कितनी आ गई? 1.4। एक वेलोसिटी होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? जैसे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी? 5 मीटर। तो वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर बाय 5 सेकेंड इक्वल्स 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड होती है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बहुत लार्ज है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड।
यानी इट कैन वेरी फ्रॉम 10 raised to power 5 to 10 raised to power 6. It can vary from 10 raised to power 5 to 10 raised to power 6. एक लिमिट के अंदर ये वेरी कर सकती है. तो मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो थर्मल स्पीड इज़ वेरी लार्ज, नियरली 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड, पर जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट इज़ वेरी स्मॉल, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ओनली 10 raised to power -4 to 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. क्वेश्चन इज वाई. जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर मूव कर रहा है उसका पाथ रैंडम जिगजैग है, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो जो डिस्टेंस कवर होता है इसका डिस्टेंस कवर्ड इज़ वेरी लार्ज बट डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस कवर बहुत लार्ज है बट डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड स्पीड इज़ वेरी वेरी लार्ज. और हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट और मूव ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. नोट डाउन. रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ. अब इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस एटम तक गया, इसको जाने में कितना टाइम लगा, t1. इस एटम से इस एटम तक कितना टाइम लगा, t2. सो t1 क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स. t2 इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नेक्स्ट कोलिजन. तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर. जैसे इसका t1 टाइम इंटरवल था, इधर t2 था, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइडेड बाय n. एक मीन फ्री पाथ है दैट इज लैम्डा. यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x1, इधर कितना कवर हुआ, x2, x3. व्हाट इज मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स. नोट डाउन. क्या हमने अब इस टाइम पे प्रूव करना है VD इक्वल्स माइनस E बाय m इंटू टाउ. ये रिजल्ट प्रूव करना है. E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, E क्या बेटे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, मैंने कहा एक हमने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है u1 u2 to un, ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है. अब हमने कहा कि उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है. हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ज़ीरो. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़ीरो. व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ज़ीरो. व्हाट डज दिस इम्प्लाई, equal probability of motion of electrons in all directions. इक्वल प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़ीरो. उससे क्या रिजल्ट आएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ीरो. मीन्स उस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वेलोसिटी है u1 u2 to un एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम.
और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था, फील्ड ज़ीरो था, फोर्स ज़ीरो थी, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन इन ऑल डायरेक्शन थी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी? ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। यानी यू एवरेज आ जाएगी u1 प्लस u2 प्लस un बाय n इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया? अरे पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। क्या हुआ इससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द कंडक्टर। हमने एज्यूम कर लिया लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ई मान ली। व्हाट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन? फोर्स क्या होती है? चार्ज इनटू फील्ड। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ए इक्वल्स, एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स अपॉन मास माइनस ई बाय एम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब एक्सेलरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर द नेक्स्ट कोलिजन। नेक्स्ट कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा? वेयर टाइम इंटरवल बिटवीन successive collisions is T1, T2 to Tn। बेटा वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? V इक्वल U प्लस AT। तो एक इलेक्ट्रॉन 1 है, उसकी फाइनल वेलोसिटी V1 है, इनिशियल कितनी थी? U1, एक्सेलरेशन इज A और टाइम इंटरवल क्या था? T1। व्हाट इज V2? U2 प्लस A T2। Vn Un प्लस A Tn। अब मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आ गई। हाँ, बिकॉज फील्ड इज सेम। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस of applied electric field V1 plus V2 plus Vn डिवाइडेड बाय n। अब V1, V2 और Vn की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? U1 प्लस A T1 और क्या आएगा? V2 U2 प्लस A T2। व्हाट इज Vn?
यू एन प्लस ए टी एन, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एन। मैंने u1 को सेपरेट कर दिया, u1 u2 इसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। नीचे क्या आ गया, n। इनमें से मैंने a कॉमन ले लिया, t1 प्लस t2 tn अपॉन n। अभी हमने प्रूव किया है u1 प्लस u2 प्लस un बाई n क्या होता है, 0। a तो कॉमन है, ये जो t1 प्लस t2 प्लस tn बाई n क्या है, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। नाउ आई कैन राइट डाउन, वी नो दैट दिस एवरेज वेलोसिटी is equal to the drift velocity, implies drift velocity is minus E by m into tau। तो मैं इसको, we have to prove that I is NaVd into E। N क्या है, it is number density of electrons, A area of cross section of conductor है, Vd is drift velocity of electron, E is charge on electron। ये हमको प्रूव करना है, ओके। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव इट। हमने कहा कि हमने कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट्स, तो ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव हो गया। फील्ड सेटअप हो गया टुवर्ड्स राइट। ये फील्ड राइट पे है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड लेफ्ट, सो दे विल हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है सबको। तो अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, तो इन टाइम t सेकेंड व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वीडी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। आई थिंक दिस क्लियर एवरीबॉडी। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन पे है, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वीडी इंटू टी। जो इलेक्ट्रॉन इससे आगे है यहाँ पर, वो भी इसको क्रॉस कर जाएगा, जो इससे और आगे है वो और आगे चला जाएगा। आप ये कह सकते हो कि इस क्रॉस सेक्शन के इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी इस वॉल्यूम के इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे इन t सेकेंड। ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, इसके लेफ्ट पे आ जाएंगे। बिल्कुल, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रॉस करके लेफ्ट पे आ जाएंगे। अब मैंने कहा नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की हमको दी हुई है n है। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। इस रीजन का वॉल्यूम क्या है, तो एरिया a है, डिस्टेंस कितना है vdt, तो कितना वॉल्यूम है a vdt। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, NaVdt। इसको इस तरफ लेंगे ना बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच क्रॉस द क्रॉस सेक्शन इज NaVdt। अब कितना चार्ज क्रॉस करेगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो चार्ज कितना क्रॉस करेगा, n इंटू ई। तो n की वैल्यू पता चल गई मेरे को, NaVdt
इंटू ई, तो करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो टी से टी कट गया, क्या आंसर आ गया, NaVd। प्लीज नोट। ओम्स लॉ की अगर हम देखें तो इफ यू हैव ए कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज I, this current I is directly proportional to the potential difference applied across the terminals of the conductor. We provided physical conditions such as the temperature, strain, etc. remain unchanged. I am again repeating, I is directly proportional to V. क्या कंडीशन है कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं, तो टेम्परेचर, स्ट्रेन एटसेट्रा रिमेन अनचेंज्ड। आई किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू वी। और कांस्टेंट क्या होता है बेटे, कंडक्टेंस। दिस कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। आई इज 1/r इंटू वी, इम्प्लाइज वी इक्वल्स आर आई। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। व्हाट आर यूनिट्स ऑफ आर, ओम। डायमेंशन क्या है, आर इज वी बाय आई। वी पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन याद होना चाहिए सबको, 1। देखो MLT लिख दिया, नीचे A लिख दिया, MLTA। ऊपर क्या है, 1 2 3 1, फर्स्ट टू पॉजिटिव, लास्ट टू नेगेटिव। और करंट का डायमेंशन क्या है, A को ऊपर ले जाएंगे तो A-2 हो जाएगा। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, ओम्स लॉ क्या है, द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अंडर व्हेन टेम्परेचर, स्ट्रेन etc. remain unchanged. I equals constant into V. What is constant? Conductance. That is reciprocal of resistance. I is 1/RV. What is V? Ri. R is the resistance of conductor. What are units of R? Ohm. What is the dimension of R? V by I. M L square T minus 3 A minus 1 is the dimension of V. I का डायमेंशन क्या है, A. If I take it to the numerator, it will be M L square T minus 3 A minus 2. If I plot it graphically, तो I is on y-axis, V is on x-axis. तो Ohm's law has two features. First of all, the graph is straight line. Second, it must pass through origin. If Ohm's law is obeyed, the graph is a straight line and passes through the origin. If the graph do not pass through origin, Ohm's law is not obeyed. In this line, the graph is not passing through origin, so Ohm's law is not obeyed. If I take this graph, अगर हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, it is not a straight line. Straight line नहीं है ग्राफ है, तो it is in both the cases Ohm's law is not obeyed. एक्चुअली क्या है, यू कैन प्लॉट द ग्राफ इन 2 ways. यहाँ पर वोल्टेज ले सकते हो, यहाँ करंट ले सकते हो। आप ग्राफ इसका इस तरह से भी बना सकते हो, ये ग्राफ भी आ सकता है इसका। यू कैन हैव दिस ग्राफ आल्सो। अगर ये ग्राफ बना रहे हो, यहाँ पर आपने क्या शो कर दी, वोल्टेज, यहाँ पर करंट, यू कैन ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस आल्सो। इससे सिर्फ क्या होगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बड़ा सिंपल था, उसमें आप ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी अगली इस ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ग्राफ भी इस ग्राफ में कन्वर्ट हो सकता है। नहीं, यू कैन यूज ईदर ऑफ द 2 ग्राफ्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में से आप चाहे जो चाहो ग्राफ आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मैंने ये ग्राफ ऐसा क्यों लिखा है, एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई भी ग्राफ आ सकता है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि करंट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
सॉरी, तो करंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वीक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिपेंडेंट कहाँ लेते हैं, वाई एक्सिस पे। बट इट विल नॉट मैटर अगर ऐसा ग्राफ भी ले लेते हो। पर इसमें जो मेन पॉइंट है, अगर ओम्स लॉ इफ इट इज ओबेड, स्ट्रेट लाइन मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। इफ ओम्स लॉ, इफ आई गेट ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। इफ इट इज ए कर्व अगेन, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसको लीनियर कंडक्टर कह सकते हो, इसको क्या कह रहे हो, नॉन ओमिक लीनियर कंडक्टर, और इसको क्या कह रहे हो, नॉन ओमिक नॉन लीनियर कंडक्टर। प्लीज नोट डाउन, it is calculation of you get the resistance from the graph। क्या नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। हम ग्राफ से हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है। तो पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि एक डीसी रेजिस्टेंस होती है, दैट देयर इज टू टाइप ऑफ वोल्टेज, डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज। एक डीसी रेजिस्टेंस है आर डीसी, वो किसके इक्वल होती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और एक डीसी वोल्टेज होती है, जो कांस्टेंट वोल्टेज होती है उसको डीसी वोल्टेज कहते हैं, और जो एसी वोल्टेज होती है जो चेंज होती है, जो हमारे घर में सप्लाई आती है, वो एसी वोल्टेज है। जो मार्केट से जो पेंसिल सेल मिलता है, जो हम अपनी क्लॉक के पीछे लगाते हैं, वो डीसी वोल्टेज देता है। जो मार्केट से सेल लेते हो कौन सी वोल्टेज देता है, वो डीसी वोल्टेज देता है। जो घर में सप्लाई आती है वो एसी वोल्टेज है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो उस रेजिस्टेंस को डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर वोल्टेज चेंज हो रही है उस रेजिस्टेंस को एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डीसी रेजिस्टेंस क्या है, सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। एसी रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन द चेंज इन करंट। जैसे ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, मेरे को डीसी, इसकी डीसी रेजिस्टेंस निकालनी है। मैंने पॉइंट P1 लिया, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन वोल्टेज एक्सिस एंड ऑन करंट एक्सिस। तो जो डीसी जो रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। इज क्लियर एवरीबॉडी? अगर मेरे को एक्चुअली एसी निकालनी, एसी रेजिस्टेंस, इट चेंज इन वोल्टेज अपन चेंज इन करंट। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए, P1 और P2। तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वोल्टेज V1 पे करंट कितना था, I1। जब परपेंडिकुलर P2 से ड्रॉप किया, V2 पे करंट कितना था, I2। सो एसी रेजिस्टेंस चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन द करंट, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। V2 माइनस V1 नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरा Y एक्सिस पे करंट आ रहा है, X एक्सिस पे क्या आ रही है, वोल्टेज। व्हाट इज एसी रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। सर हम तभी निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस ग्राफ से जब ओमिक कंडक्टर होगा, नहीं, अगर नॉन ओमिक का भी निकाल सकते हैं। हाँ, आपको ये समझ आ गया डीसी रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस क्या है? कि जैसे मैंने कहा कि जब वोल्टेज 10 वोल्ट थी तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पीयर। जब वोल्टेज 14 वोल्ट हुई तो करंट कितना हो गया, 7 एम्पीयर। व्हाट इज द चेंज इन वोल्टेज, 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 कितना आ गया, 4। व्हाट इज द चेंज इन करंट, 7 माइनस 5 कितना आ गया, 2। 4/2 क्या आ गया, 2 ओम। तो एसी में चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट है, डीसी में क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, कोई भी स्ट्रेट लाइन इफ इट पासिस थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx। अगर मैं y और x की रेशियो निकालता हूं तो वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अगर मैं dy/dx निकालता हूं वो भी किसके इक्वल है, m के। मतलब स्ट्रेट लाइन में y/x और dy/dx इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y/x किसके इक्वल होता है, dy/dx। अब हमने कहा इसका ये मतलब है, y/x का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज बाय करंट। dy/dx का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वोल्टेज अपॉन द चेंज इन करंट। तो अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वोल्टेज बाय करंट कौन सी रेजिस्टेंस है, डीसी। चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट कौन सी रेजिस्टेंस है,
AC। अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, मींस अगर ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, तो DC और AC रेजिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। इफ ओम्स लॉ इज ओबेड, DC रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू AC रेजिस्टेंस। अगर ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, आई गेट ए कर्व्ड ग्राफ, इसमें DC रेजिस्टेंस निकालनी है। मैंने पॉइंट P पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन वोल्टेज एक्सिस एंड द करंट एक्सिस, तो DC क्या होगा, RDC, वोल्टेज बाय करंट। तो अगर इसमें AC रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, पॉइंट P पे हम टेंजेंट बना देंगे। क्या बनाएंगे, टेंजेंट, एंड AC रेजिस्टेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें AC और DC इक्वल नहीं होंगे, AC रेजिस्टेंस DC रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होंगे। इसमें दो तरह के ग्राफ आते हैं, एक ऐसा ग्राफ आता है, एक ऐसा ग्राफ आता है। अगर ये ऐसा ग्राफ आ रहा है शोन बाय ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन से जो हमने शो किया है, अगर ये ऐसा ग्राफ आ रहा है विच इज शोन बाय ब्लू लाइन, तो अगर मैं टेंजेंट P1 पे ड्रॉ करता हूँ तो उसका कितना एंगल बन रहा है, उस टेंजेंट का एंगल बन रहा है θ1। अगर मैं टेंजेंट P2 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका कितना एंगल बन रहा है, θ2। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एंगल θ2 है, इट इज़ ग्रेटर देन द एंगल θ1। θ2 θ1 से बड़ा है। सो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली स्लोप ऑफ 2 इज़ मोर देन स्लोप ऑफ 1। अगर θ2 बड़ा होगा तो tan θ2 भी उससे बड़ा होगा, यानी tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। अगर tan θ2 tan θ1 से बड़ा हो जाएगा, सो एक्चुअली स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1। देखो, जब भी ऐसी कोई आ जाए कंडीशन 5 ग्रेटर देन 2, इसका मीनिंग क्या है कि 1/5 इज लेस देन 1/2। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर 5 ग्रेटर देन 2 है, 1/5 विल बी लेस देन 1/2। द स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन जो रिवर्स हो जाएगा, तो R2 विल बी लेस देन R1। इस केस में कि रेजिस्टेंस 2 पे कम होगी और ये 1 पे ज़्यादा होगी। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है, अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो इसका एंगल क्या बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है θ2 θ1, और उसका एंगल क्या बन रहा है θ2। इस ग्राफ में θ2 लेस देन θ1 है, tan θ2 is less than tan θ1, that is slope of 2 is less than slope of 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। यानी जब भी कर्व्ड ग्राफ आएगा तो R2 और R1 इक्वल नहीं होंगे, बट जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पर कर्व्ड ग्राफ में रेजिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग। प्लीज नोट, इन ऑर्डर टू प्रूव ओम्स लॉ, एक हमने कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A। हमने कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इट इज हाउ मेनी वोल्ट्स, V वोल्ट्स। तो क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो गया, V/L। एक हमने कंडक्टर लिया, उसका कितना लेंथ है L, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट्स, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, V/L। अब ये फील्ड राइट पे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगेगी, लेफ्ट पे लगेगी, तो दे बिगिन टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स, दे बिगिन टू ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, Vd इज -E/m × τ।
इफ आई टेक मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी, ई बाई एम इंटू टाउ आ गया। ई की कितनी वैल्यू है, वी बाई एल। यहाँ पर ई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वी बाई एल। अब मेरे पास एक रिलेशन है, द करंट थ्रू द कंडक्टर क्या होता है, आई इक्वल्स एन ए वी डी ई। अब ये वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एन ए था ना, वी डी ई था, वी डी की जगह क्या पुट कर दिया, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। अब इसको ओपन कर दिया, एन ई स्क्वायर, एन आ गया, ई इंटू ए, ई स्क्वायर हो गया, ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ए बाई एल हो गया, साथ हो गया, इंटू क्या आ गया, वी। अब देखो ये जो एन है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है। अब रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर उसका सेम रहे। एरिया और लेंथ कब कांस्टेंट होते हैं, जब स्ट्रेन सेम रहे, और टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ और एरिया बढ़ जाते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट इफ प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन रिमेन अनचेंज। तो I इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V, I प्रोपोर्शनल टू V। कंडीशन क्या है, द टेम्परेचर, स्ट्रेन एटसेट्रा रिमेन अनचेंज, हैंस प्रूव। कहते हैं यू डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। हमने V को हम लेंगे और इसको लेफ्ट पे लेंगे सब कुछ, M और L ऊपर चले जाएंगे, N स्क्वायर टाउ नीचे आ जाएगा, A भी नीचे आ जाएगा। फ्रॉम ओम्स लॉ V किसके इक्वल है, RI के। तो कंपेयर करने से ये जो R है, दिस R इज द एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, R। फिर से देखो, हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V वोल्ट्स। सो फर्स्ट स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसकी लेंथ L थी, कितना फील्ड सेटअप हुआ, V बाय L। और कि फील्ड के सेटअप होने से इलेक्ट्रॉन बिगिन टू ड्रिफ्ट अपोजिट टू फील्ड, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। उससे क्या सेटअप हो गया, और यहाँ पर वी डी क्या आ गया, ई बाई एम, उसका मैग्नीट्यूड इंटू टाउ। ई की जगह क्या पुट कर दिया, वी बाय एल। और ये हमारे पास करंट का रिलेशन है, आई इज एन ए वी डी इंटू ई। अब यहाँ पर वी डी की वैल्यू पुट कर दी, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। तो क्या रिजल्ट आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ एम ए बाई एल वी। ये कांस्टेंट है, आई प्रोपोर्शनल टू वी आ गया, विच इज ओम्स लॉ। और कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई। बेटे अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की। देखो मैंने दो कॉपर कंडक्टर लिए, इस कॉपर कंडक्टर की लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। दूसरा कॉपर कंडक्टर की लेंथ एल डैश है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए। एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ क्या है। अब देखो इन दोनों कॉपर कंडक्टर में जो मास इलेक्ट्रॉन का दोनों में क्या होगा, सेम होगा। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का दोनों में सेम होगा। दोनों ही कॉपर के कंडक्टर हैं, तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की दोनों में सेम होगी, रिलैक्सेशन टाइम दोनों में सेम होगा। ये एक इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी है। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन मेटल। मतलब ये जो एम बाई एन स्क्वायर टाउ है, ये कॉपर के लिए डिफरेंट होगा, एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट होगा, आयरन के लिए डिफरेंट होगा। एक्सटर्नली मैं कॉपर एल्यूमिनियम की लेंथ सेम कर सकता हूँ, पर ये वैल्यू मैं सेम नहीं कर सकता। ये वैल्यू हर एक मेटल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो इसकी जगह मैंने रो लिख दिया, आर आ गया रो एल बाय ए। इसके यूनिट निकालने हैं, तो रेजिस्टेंस के ओम है यूनिट, में रेजिस्टिविटी के फाइंड करने हैं। ये लेंथ के मीटर है और एरिया के क्या है बेटे, ये मीटर स्क्वायर है। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हो तो मेरे पास क्या बच गया, ये मीटर ऊपर ले गए तो यूनिट आ गए ओम इंटू मीटर। कहते हैं डिफाइन रो, रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे करेंगे। कहते हैं अगर लेंथ 1 यूनिट है, एरिया 1 यूनिट है, तो रो किसके इक्वल है, आर के। सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय
द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So resistivity is equal to the resistance offered by conductor of unit length and unit area of cross section. Please note. हमने ये प्रूव कर दिया कि the resistance of conductor is rho L divided by A. Okay. इसमें लेंथ क्या है बेटे? Where L is the length of conductor. A क्या है? Area of cross section. कहते हैं मास कंडक्टर का मैंने m मान लिया और कंडक्टर की डेंसिटी क्या मान ली? d. तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. क्या डेंसिटी है? d. वॉल्यूम क्या है? al. एरिया क्या होगा? इट इज m बाई एल डी. d और l को नीचे ले गए और ये लेंथ क्या होगी? m बाई ए डी. तो इस फार्मूले में ये जो r इक्वल टू रो एल बाई ए है, इससे दो फार्मूले और बन सकते हैं. एक मैं एरिया की जगह क्या पुट कर दूंगा? m बाई एल डी. और एक उसकी लेंथ की जगह क्या पुट कर दूंगा? m बाई ए डी. अगर एरिया की जगह मैं अगर m बाई एल डी लिखता हूँ तो ये आ जाएगा रो एल. एरिया डिनोमिनेटर में m बाई एल डी आ गया. l इंटू डी ऊपर चला जाएगा. तो अगर l को l से मल्टीप्लाई करेंगे l स्क्वायर आ जाएगा. तो रो एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? d. और नीचे क्या रह जाएगा? m. क्लियर है? अब मेरे पास एक रिलेशन लेंथ का भी है. तो लेंथ किसके इक्वल है? m डिवाइडेड बाय आएगा ए डी. तो यहाँ लेंथ की जगह m बाई ए डी लिख दिया. a इंटू ए स्क्वायर आ गया. तो तीन फार्मूले बन गए हमारे पास. रो एल बाय ए, रो एल स्क्वायर डी बाय एम एंड रो एम बाय ए स्क्वायर डी. नोट डाउन. हमारे पास दो कंडक्टर हैं. उनके रेडियस की जो रेशो है R1:R2, इट इज 1:2. यानी रेडियस की रेशो कैसे है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये एक अब मान लो कंडक्टर है. तो इसका ये इसका रेडियस है, ये लेंथ है, ये इसका क्या है? इसका रेडियस है. तो दोनों कंडक्टर के रेडियस की रेशो क्या दी हुई है? 1:2. और उनकी लेंथ की रेशो क्या है? 2:1. फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1:R2. तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास रेजिस्टेंस का रिलेशन है रो एल बाय ए. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. ये ना आर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर हो गया. अब दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी? सेम होगी. पाई सेम है. तो आर किसके प्रोपोर्शनल है? एल बाय आर स्क्वायर के. R1:R2 निकालना है. तो R1 में ये कंडक्टर आ रहा है L1. R2 क्या आ रहा है? 1. तो क्या आएगा? अरे 2/1 स्क्वायर. अगर मैं R2 की बात कर रहा हूँ तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है? 1. भैया जो R1 की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 2 है. रेडियस कितना है? 1 है. तो 2/1 स्क्वायर हो गया. R2 की कितनी लेंथ है? 1. रेडियस कितना है? 2. तो क्या आ गया? 1 बाय ये 2 स्क्वायर आ गया. ये 2 बचा और ये क्या बचा? 1/4. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ गई? 8:1. इसमें कंडक्टर की हमको लेंथ की रेशियो, वी हैव 3 कंडक्टर्स सेम मेटल, L1:L2:L3. उनकी लेंथ की रेशियो दी हुई है 1:3:5. और जो मास की रेशियो क्या है? M1:M2:M3, 5:3:1. कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस. क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एग्ली रेजिस्टेंस R1:R2:R3. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. तो R किसकी केवल है? इसमें मास और लेंथ आ रही है. तो रेजिस्टेंस का फार्मूला R×L²D/M. अब ये दोनों सेम मेटल है तो उनकी रेजिस्टिविटी और डेंसिटी दोनों की सेम है. R क्या रह गया? L² M. R1:R2:R3 क्या होगा?
अब जैसे कंडक्टर 1 है, उसकी लेंथ कितनी है 1, मास कितना है m, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/m। तो कंडक्टर 2 की लेंथ 3 है, मास भी 3 है, 3/3। यहाँ पर क्या आ रहा है, अरे 5 और 1, तो क्या आएगा 5/1। तो ये रह गया 1/5, ये कट गया 3, तो ऊपर क्या बच गया 3, ये क्या बचा 25, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1:15:125। नोट। हमारे पास एक बड़े कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। हमने कंडक्टर को खींचना शुरू कर दिया। जैसे इफ़ यू हैव सम वायर या कोई रबर है, या एक वायर को पुल करते हो, तो जब उसको पुल करते हो तो लेंथ बढ़ती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेंथ इंक्रीज होने से एरिया कम हो जाता है, पर वॉल्यूम उसका सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ n टाइम्स, प्रूव दैट द रेजिस्टेंस बिकम n² टाइम्स। तो मैंने क्या किया, उसकी लेंथ को n टाइम्स L कर दिया, एरिया कितना हो गया बेटे A'। तो मैंने कहा जब भी कंडक्टर को खींचते हैं तो वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सो फाइनल वॉल्यूम उसका V' इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम V। तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या है, A' इंटू L'। इनिशियल वॉल्यूम कितना बेटे A इंटू L। इस क्लियर एवरीबॉडी। अब यहाँ पर उसकी लेंथ L' कितनी है, n टाइम्स L, तो लेंथ की जगह NL हमने पुट कर दिया, AL तो आ ही रहा है, L से L कट गया, A' किसके इक्वल आ गया, A/n के। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, ρL/A। तो जो रेजिस्टेंस R' क्या होगी, ρL'/A'। तो L' कितना हो गया बेटे n टाइम्स L। एरिया कितना है उसका A/n, n को ऊपर ले गए n² ρL/A। तो रेजिस्टेंस क्या आ गई n² R। रेजिस्टेंस क्या आ गई n² R। एक कंडक्टर, उसकी लेंथ L है, एरिया A है और उसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है। इट्स लेंथ इज मेड 2 टाइम्स, लेंथ को डबल कर दिया। कहते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस। तो हमारे पास L' अगर n टाइम्स L है तो रेजिस्टेंस n² होती है ना R। तो इसमें n की कितनी वैल्यू है, 2 है। L' n टाइम्स L है तो n 2 हो गया ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2² n की जगह 2 आ जाएगा। R कितना दिया हुआ है 3, 4 इंटू 3 क्या हो गया, इट इज 12 ओम। अब देखो इसमें क्या है, अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली, द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली, सो लेंथ इंक्रीजेज बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब देखो 10% क्या होगा, उसकी लेंथ L' क्या होगी, इनिशियल लेंथ प्लस आएगा 10% ऑफ L। इनिशियल लेंथ L है, इसमें 10% क्या होगा, 10/100 L। तो ये क्या आएगा 0.1 L। तो लेंथ क्या होगी 1.1 L। अब अगर L' n टाइम्स L है तो R' क्या है n² R। अब n किसके इक्वल है बेटे 1.1 के, तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा n की जगह, 1.1 का स्क्वायर R। 1.1 का स्क्वायर क्या होता है 1.21 R। व्हाट द परसेंटेज चेंज इन R, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू 1.21 R, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू R। तो जब भी परसेंटेज चेंज आता है, जब भी परसेंटेज चेंज आता है उसका फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू कितनी है 1.21 R, इनिशियल कितनी है R अपॉन R इंटू 100। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 0.21 R अपॉन R इंटू 100। R से R कट गया, R से R कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 21%। ये कहते हैं अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज बाय 20%। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20% डिक्रीज हो रहा है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या, बड़ी A'।
ए माइनस 20% ऑफ ए, व्हाट इज 20%? 20/100 ए। इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा? 0.2 ए माइनस 0.8 क्या आएगा? 0.8 ए। बट 0.8 ए 8/10 है, दिस इज कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा? 4/5 है ए डैश। अब देखो इसको नीचे ले जाओ 4 को, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब लेंथ n टाइम्स होती है एरिया a/n होता है ना बेटे, तो जब भी मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है r डैश n स्क्वायर r, n एक ऐसा नंबर है जो लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है और n एक ऐसा नंबर है जो एरिया से डिवाइड हो रहा है। तो एरिया से क्या डिवाइड हो रहा है? अब 5/4। मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर लेंथ n टाइम्स होती है एरिया क्या होता है? a/n होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? n स्क्वायर r। सो n इज़ ए नंबर जो लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है पर एरिया से डिवाइड हो रहा है। तो एरिया क्या हमारा? a/5/4। तो n की कितनी वैल्यू आ गई? 5/4। r डैश इज n स्क्वायर r, 5/4 का स्क्वायर r 25/16 r। बट इस परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो 9/16 इंटू 100 56.25%। नोट अगली रेजिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। इसकी वेरिएशन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स के लिए। तो मेटल एक्चुअली रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है? m then डिवाइडेड बाय n e² tau। m क्या बेटे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, tau रिलैक्सेशन टाइम। अब हम करते क्या हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है। और एक और काम होता है जो मेन ये रीज़न है कि जो एटॉमिक वाइब्रेशन है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। कि जैसे ये एटम है, अगर एटम का एम्पलीट्यूड कम था तो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा था। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एटम में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखो, अब ये एटम यहाँ तक जा रहा है, ये एटम यहाँ तक जा रहा है, तो ये नहीं, बीच में ये डिस्टेंस रह गया ना। अगर एटॉमिक वाइब्रेशन और बढ़ जाएगी तो इनमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये मेन कॉज है इसका। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से क्या होता है? मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने इस एटम के साथ कोलिजन हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद उसका नेक्स्ट एटम के साथ कोलिजन हुआ, तो इन दो कोलिजन्स के बीच में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है मीन फ्री पाथ। तो जब एटॉमिक वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उनमें स्पेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मीन फ्री पाथ उनमें कम हो जाएगा। और मीन फ्री पाथ के कम होने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। जहां 1 सेकंड में 5 कोलिजन हो रही थी, अब 1 सेकंड में 10 कोलिजन होंगी। भाई डिस्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से हिट करके फिर वापस जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और ये फार्मूला है मेरे पास कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इस आंसर में आपने इस चीज़ के ऊपर जोर देना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ रहा है, मीन फ्री पाथ कम हो रहा है, उससे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। फिर कहते हैं अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए, रेजिस्टिविटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज ρ0 1 + अल्फा थीटा। रेजिस्टिविटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ρ0 1 + अल्फा थीटा। व्हाट इज रो थीटा? रेजिस्टिविटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज ρ0?
resistivity at 0 degree Celsius. What is theta? Rise in temperature. Now what is alpha? Temperature coefficient of आएगा resistivity. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, रो थीटा बाय रो जीरो क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा थीटा. अब मैं अल्फा थीटा को लेफ्ट पे ले गया और इसको सॉल्व किया, रो थीटा बाय रो जीरो -1 हो गया, 1 लेफ्ट पे जाके -1 हो जाएगा. एलसीएम ले लिया, रो थीटा माइनस रो जीरो बाय रो जीरो आ गया. इसको थीटा को इससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ये जो क्वांटिटी है इसको फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं इन रेजिस्टिविटी. एक्चुअली एक चेंज होता है, चेंज तो चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. एक फ्रैक्शनल चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. ये फाइनल रेजिस्टिविटी और ये आपकी इनिशियल है. दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. तो अल्फा किसके इक्वल है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस rise in temperature. Alpha is defined as equal to fractional change in resistivity per degree Celsius rise in temperature. इसके यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस -1 और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन केल्विन -1. अगर हम आगे चलें, अगर हम इसका एक तरह से ग्राफ प्लॉट करें तो रेजिस्टिविटी का अगर टेम्परेचर से ग्राफ बनाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. पर यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये मैंने इसको डिफरेंट पेन से शो किया, ब्लू पेन. होना ये चाहिए था ब्लू वाला ग्राफ, पर ब्लू वाला है नहीं. है कौन सा ग्राफ? ये ब्लैक वाला. ऊपर वाला भी अगर आप चाहो तो इसको निकाल दो, ऐसे शो कर दो. सो इट इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर. अगर यही ग्राफ निक्रोम का हम बनाएं, ये निकल क्रोमियम का एलॉय है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है. अब ये ग्राफ यहाँ पर जाके बेंड हो गया. इसका मीनिंग है कि लो टेम्परेचर पे ये रिलेशन ओबे नहीं होती. हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, पर स्ट्रेट लाइन लो टेम्परेचर पे नहीं है. तो ये रिलेशन लो टेम्परेचर पे ओबे नहीं होती है. नोट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स. मैंने एग्जांपल लिया है इसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का. तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. तो जब भी सेमीकंडक्टर बनता है तो उसमें एक भी फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं. व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड, जब वो सॉलिड शेप में आ जाते हैं तो जितने भी फील्ड ऑर्बिटल्स हैं दे अटेन स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी एंड दे कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड. कि सारे फील्ड ऑर्बिटल्स क्या बना देते हैं? वैलेंस बैंड. और एम्प्टी ऑर्बिटल्स दे अटेन स्टेट ऑफ एक्चुअली हायर एनर्जी एंड कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड. In case of silicon, this energy gap is of the order of 1.1 electron volt. अगर हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को ही इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये टेम्परेचर 0 केल्विन को, द क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी गैप? एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. कंडीशन क्या है उसकी? व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is more than 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करता है, द थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू 0. यानी, और इसका मीनिंग क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी 0 है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? वैलेंस बैंड. ऑल इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन वैलेंस बैंड. जब सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड क्या होती है? 0. कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जब टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करता है. तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है? m/ne² tau. m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर डेंसिटी है, e चार्ज और tau रिलैक्सेशन टाइम. अब रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
n, n जो ज़ीरो हो गया, अगर ये ज़ीरो करोगे रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या है कि सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं कर सकता। इट दे बिहेव लाइक परफेक्ट इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, द थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस एनर्जी गैप से ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। उससे क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इंक्रीज हो जाता है। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है, m/n² टाउ। अगर नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, अगर n इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। मींस जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं नंबर डेंसिटी बढ़ रही है, नंबर डेंसिटी के बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। कहते हैं वेरिएशन ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड विद टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये फार्मूला उसका क्या रिलेशन है, NT इक्वल्स N0 e की पावर माइनस EG डिवाइडेड बाय KBT। व्हाट इज NT, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एट T Kelvin। व्हाट इज N0, इट इज द कांस्टेंट। व्हाट इज KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। अब रेजिस्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी है। अगर आप नंबर डेंसिटी में देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है तो रेजिस्टिविटी उसका रेसिप्रोकल है, कौन सा साइन आ जाएगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी है T Kelvin, ये रिलेशन है रो T इज ρ0 e⁻EG डिवाइडेड बाय KBT। व्हाट इज रो T, रेजिस्टिविटी है T Kelvin, ρ0 क्या है, कांस्टेंट है, KB इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इसको नोट करो। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद द टेम्परेचर। तो हमने इसमें ऐसा किया, एक वायर है, एक रॉड है, एक वायर है, उसकी लेंथ L0 है, एरिया A0 है, और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना टेम्परेचर है बेटे, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो है R0 इज ρL0/A0। आई एम अगेन रिपीटिंग, एक रॉड है या एक वायर है, लेंथ L0, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A0, टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ρ0 L0/A0। हमने इसको हीट किया, हाई टेम्परेचर पे ले गए θ डिग्री सेल्सियस। तो हीट करने से लेंथ इंक्रीज होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज होता है। लेंथ Lθ हो गई, एरिया कितना हो गया Aθ। तो रेजिस्टेंस एट θ डिग्री सेल्सियस क्या हुई, ρθ Lθ डिवाइडेड बाय Aθ। अब देखो हमारे पास एक ऑन हीटिंग एक्सपेंशन होती है, व्हाट इज अल्फा डैश, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो व्हाट इज द लेंथ एट θ डिग्री सेल्सियस, L0 1 प्लस अल्फा डैश θ। एरिया एट θ डिग्री सेल्सियस कि अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा डैश है, एरियल एक्सपेंशन का क्या होगा 2 अल्फा डैश। एरिया एट θ डिग्री सेल्सियस क्या होगा A0
इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डैश थीटा। और एक हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा। वी नो दैट ऑन इन केस ऑफ मेटल विद अ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, और फार्मूला है रो थीटा रो ज़ीरो 1 प्लस आएगा अल्फ़ा थीटा। तो यहाँ पर रो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, रो ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा थीटा, उसकी लेंथ एल थीटा की जगह अरे एल ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा डैश थीटा, और एरिया ए ज़ीरो की जगह 1 प्लस 2 अल्फ़ा डैश थीटा की पावर 1। मैंने 1 क्यों लिखा हुआ है अभी मैं समझाता हूँ आपको, अभी निकाल देते हैं। अब देखो ये रो ज़ीरो एल ज़ीरो ए ज़ीरो को एक साथ लिख दिया मैंने, ये 1 प्लस अल्फ़ा थीटा तो आ ही रहा है, ये 1 प्लस अल्फ़ा डैश थीटा भी आ रहा है। इसको ऊपर ले गए, यहाँ पर अगर नीचे इसकी पावर 1 है, अगर नीचे इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस में। अब मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर ली, रो ज़ीरो एल ज़ीरो बाई ए ज़ीरो किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू आर ज़ीरो। ये 1 प्लस अल्फ़ा थीटा तो आ ही रहा है, 1 प्लस अल्फ़ा डैश थीटा भी आ रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स। क्या फार्मूला 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस आ गया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले 1 को 1 से किया 1 आ गया, पहले इन दोनों को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया, अल्फ़ा डैश थीटा को भी 1 से किया, 1 प्लस अल्फ़ा डैश थीटा आ गया। फिर अल्फ़ा डैश थीटा को मैंने 1 से किया। अब जब मैंने देखो पहले दोनों को 1 से किया था, अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 अल्फ़ा डैश थीटा से। जब 1 को -2 अल्फ़ा डैश थीटा से किया, -2 अल्फ़ा डैश थीटा आ गया, अल्फ़ा डैश थीटा को इससे किया -2 अल्फ़ा डैश स्क्वायर और थीटा स्क्वायर आ गया। अल्फ़ा डैश स्क्वायर, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अल्फ़ा डैश इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर कोई क्वांटिटी वेरी वेरी स्मॉल है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अल्फ़ा के जैसे मैंने एक एक्चुअली आई कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे 0.001 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा इट विल फर्दर डिक्रीज। तो अल्फ़ा डैश इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो अल्फ़ा डैश स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मेरे पास एक 1 प्लस अल्फ़ा थीटा रह गया। इन दोनों को मैंने माइनस किया, अल्फ़ा डैश थीटा -2 अल्फ़ा डैश थीटा क्या रह गया, ये माइनस अल्फ़ा डैश थीटा। अब इसको फिर ओपन करेंगे, सो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, अल्फ़ा थीटा इंटू 1 क्या आ गया अल्फ़ा थीटा, 1 इंटू माइनस अल्फ़ा डैश क्या आ गया फिर माइनस अल्फ़ा डैश थीटा, अल्फ़ा थीटा इंटू दिस क्या आ गया माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा डैश इंटू थीटा स्क्वायर। अल्फ़ा अल्फ़ा डैश बोथ आर वेरी स्मॉल, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। तो ये रिजल्ट आ गया अ वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। अब इसके 3 केस होते हैं। ये मेरा ये वाला रिजल्ट एक तरह से यानी अभी हमने डेराइव किया है। इसके 3 केस होते हैं। इन केस ऑफ प्योर मेटल, अगर मैं एक्चुअली प्योर मेटल की बात करता हूँ तो प्योर मेटल में क्या होता है, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू अल्फ़ा डैश। अल्फ़ा डैश नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R0 1 प्लस अल्फ़ा थीटा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। एक एक्चुअली वी हैव एन एक्चुअली एलॉय कॉन्स्टेंटन, तो कॉन्स्टेंटन में अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश इक्वल होते हैं। सो बेसिकली ये जो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि व्हाट इज़ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश। तो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश इज़ अल्फ़ा आर। अल्फ़ा आर क्या है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज अल्फ़ा आर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम कहते हैं कॉन्स्टेंटन में अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, सो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो हम कहते हैं कॉन्स्टेंटन में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस
एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका नाम कॉन्स्टेंटन है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो कांस्टेंटन में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। एक हमारे पास केस मैग्नेनिन का है भाई, मैग्नेनिन में अल्फा इज लेस देन अल्फा डैश। इसका मतलब क्या है, जैसे अल्फा को 2 मान लो, इसको 5 मान लो, 2 - 5 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना, यानी बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, इसमें तो माइनस बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया, अल्फा डैश माइनस अल्फा इंटू थीटा। अगर मैग्नेनियम में भी देखें तो ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है, ज़्यादा लार्ज नहीं होती, पर होती नेगेटिव है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो दीज आर 2 स्पेशल केसेस। अब ये आता है कि कांस्टेंटन और मैग्नेनियन, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर। कांस्टेंटन और मैग्नेनियन हम दोनों को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, सो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन है कांस्टेंटन इज एक्चुअली एलॉय एंड हाई रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ρL/A। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो अगर लेंथ कम भी रखोगे, इवन देन वी कैन क्रिएट हाई रेजिस्टेंस। ये एक्चुअली स्मॉलर लेंथ कैन रिजल्ट इनटू लार्जर रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होता है कि बड़ी छोटी सी लेंथ से मैं ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो कांस्टेंटन को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस चूज़ करने के 2 रीज़न हैं। एक रीज़न है कि उसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, बिकॉज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कांस्टेंटन का है वेरी वेरी स्मॉल। और दूसरा रीज़न क्या है कि कांस्टेंटन इज एन एलॉय, मैग्नेनियन इज आल्सो एन एलॉय। तो दोनों की रेजिस्टिविटी हाई होती है, सो द स्मॉलर लेंथ कैन गिव लार्जर रेजिस्टेंस। नोट